जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। आज जो हमारी डिस्कशन है वो ओरिएंटेशन है। बेसिकली इट इज द लेक्चर 0। एक्चुअली इट्स नॉट द लेक्चर 1। ये हम इसको एज अ लेक्चर के तौर पे कंसिडर नहीं करते हैं। हम इसको ये समझते हैं कि जी पेपर में हमने पढ़ना क्या है, इसको हम ओरिएंटेशन क्लास बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने जैसे आपको वैसे इनफॉर्मली डिस्कस किया, अपने इंट्रोडक्शन करवाया कि क्वालिफिकेशन मेरी क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। तो इसमें बाय क्वालिफिकेशन हमने ACCA USCM में FMVA, दैट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, एंड द लास्ट वन इज द CFA। आई एम कंटिन्यू विद माय CFA जर्नी। उसके साथ साथ 18 साल के एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, टीचिंग का भी और इंडस्ट्री का भी जो नॉलेज है। और जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि बैंक ऑफ पंजाब और निशात, जो कंपनीज मेन कंपनीज हैं, मेन बैंक्स हैं, इसका एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ ऑडिट फर्म में मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। 10 साल पाकिस्तान से बाहर गुजरे मॉरिशस में, वहां पे बच्चों को पढ़ाया, CA ACCA के बच्चों को पढ़ाया, CIMA के बच्चों को पढ़ाया, और इसी तरह इंग्लैंड एंड वेल्स का चार्टर्ड अकाउंटेंसी और CFA को भी पढ़ाया। ACCA के जो स्टूडेंट्स हैं मॉरिशस में, अल्हम्दुलिल्लाह दे वर रैंक नंबर 1 फॉर द स्किल्स लेवल पेपर, खास तौर पे PM, खास तौर पे FM, SBL का जो पेपर है और APM का जो पेपर है, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो आपके जो FIA के जो पेपर्स हैं मैं जो पढ़ाता हूँ वो MA1 है, MA2 है, FMA है। इंशाल्लाह आगे आप FMA भी मुझसे पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है स्किल्स लेवल पे आपको PM मेरे से पढ़ना पड़ेगा, FM मेरे से पढ़ना पड़ेगा, और साथ साथ आपका जो SBL है और एडवांस लेवल के जो पेपर्स हैं, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपको जरूर उसमें मेंटर करेंगे। 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस को मैंने अभी तक पढ़ाया है। रिसेंटली आई फिनिश विद द बैचलर्स प्रोग्राम, BSc ऑनर्स जो है उसको मैंने पढ़ाया है कुवैत के बच्चों को, और उनको फाइनेंस जो है खास तौर पे टीच किया है। आज की जो क्लास है बेटा, इसके अंदर हमारे पास जो ये चीजें हैं, तकरीबन कोई 6 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारी बात, 8 पॉइंट्स हैं बेसिकली जिसके ऊपर हमारी बात होगी। पहले नंबर पे तो हम ये समझेंगे कि ये जो पेपर है इसका मेन मकसद क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जिंदगी में जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है तो पहले उसका मकसद देखा जाता है कि यार इस काम का मेरा पीछे पर्पस क्या है। तो इस पेपर को लेके हमारा मकसद क्या होना चाहिए, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें हमने पढ़ना क्या है, क्या ये वही टॉपिक्स हैं जो MA1 वाले हैं या एडवांस्ड हैं, ये थोड़ा सा देखेंगे। तीसरे नंबर पे एग्जाम फॉर्मेट है। फिर हिस्टोरिकल पास रेट्स की बात करेंगे कि पिछले जो आपके रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं माजी के अंदर, कितने लोगों ने पूरे दुनिया में MA2 को पास किया, किस किस अटेम्प्ट में कितने कितने % नंबर्स लिए, यानी कि ओवरऑल क्या। फिर स्टडी मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इस पेपर को पास कैसे किया जाए उसके ऊपर बात होगी हमारी इंशाल्लाह आज। और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें ये क्लासेस पढ़ने की जरूरत क्यों है, फिजिकल क्लासेस पढ़ने की जरूरत क्यों है, या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने की जरूरत क्यों है। और उसके बाद आखिर में आपके जो कोई सवाल होंगे तो इंशाल्लाह ताला उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी वाई MA2 का मकसद क्या है। तो आपका जो MA2 का एग्जामिनर है ना, जो आपका पेपर मार्कर है, एग्जामिनर है, उसने आपका मकसद ये बताया इस पेपर के अंदर। वो कहता है कि इट इज टू प्रिपेयर, प्रोसेस एंड प्रेजेंट बेसिक कॉस्ट इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द वैरायटी ऑफ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। उसने पूरा मकसद एक लाइन में, एक छोटे से पैराग्राफ में या छोटे से सेंटेंस में, यानी कि पूरे समंदर को उसने कूजे में बंद करके बता दिया कि ये जो पेपर आप पढ़ रहे हो ना, इसका मकसद क्या है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दी जाए, किस हवाले से, प्लानिंग के लिए, डिसीजंस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, बाय द वे हमारा जो पेपर MA1 था वो भी तकरीबन इसी से रिलेटेड था कि हम वहां पे इंफॉर्मेशन देते थे किसके लिए, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल के लिए। तो यहां पे भी हम जरा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इंफॉर्मेशन को देंगे, प्रोसेस करेंगे
और इसके अंदर हम कॉस्ट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे ताकि हम प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें। उसके बाद ये जो पेपर है ये किसके ऊपर बिल्ड किया गया है? MA1 के सिलेबस के ऊपर। जो सिलेबस आपने MA1 में पढ़ा उसके बहुत सारे टॉपिक्स यहां पे रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, कहां पे रिपीट हो रहे होंगे? MA2 के अंदर रिपीट हो रहे होंगे, लेकिन कुछ नया भी ऐड हो रहा होगा। जैसे आपने मटेरियल का चैप्टर पढ़ा होगा MA1 में, मटेरियल का चैप्टर यहां पे भी नजर आएगा, लेकिन कुछ नया होगा उसके अंदर, कुछ पुराना होगा। यानी कि आप ये कह लें कि 40% या 50% पुराना होगा और 50% ही नया होगा। लेबर का जो चैप्टर पढ़ा 50% पुराना 50% नया, कहीं पे वेटेज ज्यादा होती जाएगी, कहीं पे 60% नया होगा 40% पुराना होगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, MA1 और MA2 का पेपर इकट्ठा पढ़ते हैं। क्यों? उसकी एक वजह ये है, वो कहते हैं जी MA1 पहले पढ़ेंगे फिर साथ ही MA2 पढ़ लेंगे या इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ, यानी कि भाई बहन वाला रिलेशनशिप है इसका। आप ये समझ लें कि एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, इस तरह समझ लें कि भाई जुड़े हुए हैं, कि हम अगर ये नॉलेज लेंगे साथ ही वहीं से कंटिन्यू करके हम अगला नॉलेज ले लेंगे, और इसी से अगला जो पेपर है FMA का वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जो नॉलेज आपका MA1 और MA2 में आएगा वही आगे नॉलेज कंटिन्यू किस में कर रहा होगा? FMA के अंदर कर रहा होगा। आपको स्ट्रक्चर का तो पता है, MA1 है, MA2 है और FMA है। तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हाउ दीज पेपर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, और टॉपिक्स कौन कौन से होंगे अभी हम इसकी बात करने लगे हैं। इसके बाद जी हमारे जो ब्रॉड यहां पे एरियाज हैं, ब्रॉड चीजें हैं, पूरे सिलेबस को अगर मैं कहूं कि 4 मेन एरियाज हैं जिस पे हमारा जोर होगा। पहला एरिया होगा कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को समझेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स को, रूल्स को समझेंगे, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके रूल्स क्या है। दूसरे नंबर पे हम कॉस्टिंग की टेक्निक्स समझेंगे, जैसे मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। फिर हमारा यहाँ पे जो नया मकसद है, जो नई चीज है बेटा, जो समझने वाली बात है, वो है डिसीजन सपोर्ट की, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कैसे लेंगे। यहां पे आप डिसीजन मेकिंग सीखोगे। क्या सीखोगे बेटा? डिसीजन मेकिंग। जो MA1 था वहां पे आपने क्या सीखा? कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जॉब कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पे डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स बहुत सारे आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये नई चीज है। चौथी मेन चीज है कैश मैनेजमेंट। बिजनेस में कैश को कैसे मैनेज करेंगे, कैश की प्लानिंग कैसे करेंगे, ये प्लानिंग का एरिया। कैश के बारे में प्लान कैसे करेंगे, बजट कैसे बनाएंगे, यहां पे हम ये चीजें देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, आगे सिलेबस की बात करते हैं और पेपर के फॉर्मेट की बात करते हैं। हमारे पास जो 5 सेक्शंस हैं हमारे सिलेबस के, और ये 5 के 5 सेक्शन हमने कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह ताला। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारी क्लासेस मंडे टू सैटरडे हैं, और हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह जुलाई और अगस्त में जाके हम अपना 2 महीनों में इस सिलेबस को कंफर्टेबली खत्म कर लें। लेकिन अगर कोई 5, 10, 15 दिन ऊपर लगते हैं तो इंशाल्लाह हम ले लेंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, ये हमारा मकसद है, और आप पहली अटेम्प्ट में पेपर को पास करें। तो हमारे पास बेटा 5 मेन सेक्शंस हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए जो है इसके अंदर हम बात करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की। ये वो एरिया है जो आपने MA1 में भी पढ़ा हुआ है पहले से। बेसिक्स आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस नॉलेज आता है इसके अंदर। फिर बी सेक्शन जो है वो है कॉस्ट रिकॉर्डिंग का। इसके अंदर हम बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड्स की कैलकुलेशन। तो जो हमने कॉस्ट की बात पहले सीखी हुई है यहां पे दोबारा से आ रही है। सेक्शन सी जो है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, फैमिलियर है इन टर्म से, MA1 में पढ़ा होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये दोबारा से आएगा लेकिन थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आएगा। उसके बाद जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग दोबारा से आएगी लेकिन एडवांस आएगी।
सेक्शन डी जो है ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट सेक्शन है, यानी कि सही MA2 यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये जो सेक्शन ए है, बी है, सी है, ये आपका एरिया जो है ये MA1 से ही रिलेट कर रहा है, यानी कि आप ये कह लें कि तकरीबन 30-40% नया सीखेंगे आप MA1 से। कितने परसेंट और सीखेंगे बेटा? 30 to 40%। बीच बीच में से चीजें सीखेंगे कि बीच में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दरमियान में आपको नजर आएगा अच्छा यार ये तो मैंने MA1 में पढ़ा ही नहीं था, ये तो नई चीज है। ओके, अब ये जो एरिया ये टोटली हमारे लिए नया एरिया है, सेक्शन डी और सेक्शन ई, और जिसमें से ज्यादा एग्जामिनर पूछता है आपसे, यानी कि फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का एग्जाम में वेटेज कम है, कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पूछता कहां से है ज्यादा? सेक्शन डी और सेक्शन ई से पूछता है। सेक्शन डी है डिसीजन मेकिंग का, नए टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे हैं जैसे कि CVP एनालिसिस। इंशाल्लाह आज या कल से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये टॉपिक्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मैं तो सिर्फ आपको ये सेक्शन के बारे में आइडिया दे रहा हूं कि भाई ये सेक्शन है, डिसीजन मेकिंग सीख रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस, 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे आएंगे इसमें, CVP, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एंड द अदर वन इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सेक्शन ई कैश मैनेजमेंट, इसके अंदर हम कैश बजट्स बनाएंगे, बजटिंग सीखेंगे, फिर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ कैश कौन कौन से होते हैं, बिजनेस के लिए पैसा कहां कहां से इकट्ठा किया जा सकता है, इक्विटी की फॉर्म में, डेट की फॉर्म में कहां से पैसा इकट्ठा करेंगे, सोर्सेज ऑफ, ये थ्योरी का पार्ट है और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी है। तो हमारे ये 5 सेक्शंस हो गए। अब हम आते हैं जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास ये टॉपिक्स हैं जी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर पर्पस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, थ्योरी ज्यादा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है। यहां पे एक टॉपिक आएगा, आपने देखा होगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन, फिक्स वेरिएबल वगैरह, ये हम वही है टॉपिक जो हम पढ़ के आए हुए हैं MA1 के अंदर, दोबारा से रिपीट हो रहा है। और इसके साथ साथ एक नई चीज जो है ना वो है हमारे सामने हाई एंड लो मेथड। ये नई चीज है, ये आपने सीखनी है इस पेपर में। फिर फ्लेक्सिबल बजट्स एंड वेरिएंसेस, ये हमारे लिए नई चीज है जो हमने सीखनी है। रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा, ये नई चीज है, ये हमने इसमें सीखनी है। सेक्शन बी के अंदर आपने लाइफो फाइफो पढ़ा हुआ है, ये सेम वही चीज है लेकिन एडवांस लेवल पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल्स, EOQ, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है, नई चीज है, ये सीखेंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, ये टॉपिक नया है। लेबर रिम्यूनरेशन मेथड, लेबर का पूरा चैप्टर सेम वही है जो आप MA1 में पढ़ चुके हुए हैं। ओवर टाइम कैसे निकलता है, बोनस क्या होता है वगैरह वगैरह, इसमें छोटा सा टॉपिक आएगा वो हमारे लिए नया है और वो है लेबर टर्नओवर का। कौन सा बेटा? लेबर टर्नओवर का। यहां पे मैं इसको साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। ओके जी, तो हम वापस चलते हैं और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ये हमारे लिए नई चीज है जो हमने सीखनी है। अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, ये भी एक नई चीज है। डेप्रिसिएशन क्या होता है आप FA1 में भी पढ़ चुके होंगे, FA2 में भी पढ़ेंगे। FA2 के साथ ये बड़ा रिजेंबल करेगा एरिया, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर कॉस्ट टेक्निक्स हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसकी आपने कुछ स्टेजेस पढ़ी होंगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती, एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद अपोर्शमेंट होती है, रीपोर्शमेंट वगैरह। रीपोर्शमेंट यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वो हम सीखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स, दिस विल बी द न्यू एरिया फॉर अस, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग वही है। प्रोसेस कॉस्टिंग, यहां पे हमारे लिए नई चीज आ जाएगी, जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स, ये नया एरिया है। फिर सर्विस कॉस्टिंग हमारे लिए नया एरिया है, नया टॉपिक है, ये हम सीखेंगे। देन आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन डी और ई फेवरेट एरिया है, इस पे हमारा ज्यादा टाइम लगेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, CS रेशियो, ये सारी चीजें, दीज आर ऑल न्यू फॉर यू गाइस। ये दोनों एरियाज आपके लिए टोटली नए हैं, इसकी आपको पीछे से कोई भी बेस नहीं मिल रही। हाँ,
कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको यहाँ पे सीखने में हेल्प कर रहे होंगे, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ पे आपको हेल्प कर रही होगी। ठीक है बेटा, सिलेबस 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। एसीसीए में बेटा हम सिलेबस वाइज चलते हैं, जो चीज हमारे सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में दी है, वी हैव टू कवर दैट 100%। नथिंग कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर सिलेबस। हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कुछ भी एरिया स्किप नहीं कर सकते। और तैयारी करने का एसीसीए में यही असूल होता है कि आपने अपने सिलेबस को 100% पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है, प्रैक्टिस करके जानी है। आगे चलते हैं जी। हमारा पेपर का फॉर्मेट वही है जैसे कि पहले था। MA1 के अंदर 50 MCQs होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, कोई सेक्शन नहीं होंगे, एक ही सेक्शन होगा जिसमें 50 MCQs होंगे, पास मार्क्स भी हमारे उतने ही हैं। हाँ, कुछ ऐसा होगा कि हमारे क्वेश्चंस की टाइप चेंज हो जाएगी। अब यहां पे हमें यह भी हो सकता है कि कुछ ऐसे MCQs पूछे जिसमें हमने नंबर एंट्री करने हैं, फिगर्स कैलकुलेट करनी है, एंटर करनी है। यह भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करवाए आपसे। MA1 में तो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करवाता है, यहां पे आपसे 2 ऑप्शन सिलेक्ट करवा सकता है। वो कह सकता है कि A और C में फॉर एग्जांपल आप चूज करें, यानी कि 2 ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर वो आपसे मैचिंग भी करवा सकता है, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स मैचिंग क्वेश्चंस भी दे सकता है कि एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से मैच करना है। सो दैट कैन बी द न्यू थिंग। तो क्वेश्चंस की टाइप चेंज हो जाएगी, लेकिन होंगे 50 MCQs ही। समझ रहे हैं बात? होंगे 50 क्वेश्चन ही, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, लेकिन टाइप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब हम आते हैं इसके ग्लोबल पास रेट्स के ऊपर। पूरी दुनिया में इसके पास रेट्स क्या चल रहे हैं। ये जरा थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा मैंने आपको दिया है। 2023 यानी कि पूरे साल, ये ना होता ही है कि एसीसीए ना जो सीबी पेपर्स होते हैं ना, उसको 6-6 महीने पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि 6 महीने में ओवरऑल कितने बच्चों ने पास किया। ठीक है, हर महीने का पास रेट नहीं निकाला जा सकता, इसलिए कि पूरी दुनिया में कितने सेंटर्स हैं और उनका अपना पास रेट हो सकता है। तो ग्लोबली उन्होंने कैलकुलेट किया और हमें ये पता चला कि दिसंबर 2025 तक, चूंकि जून का भी डेटा कंपाइल होना है, जून 2026 का, लास्ट मंथ का, तो अभी उसका स्टैट्स तो हमारे पास नहीं है। तो दिसंबर तक बच्चों ने इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, इंडिया और जितने भी मुल्क हैं, ओवरऑल 100 में से 69 बच्चे पास करते हैं MA2 को। कितने परसेंट बेटा? 69% पासिंग रेट है इसका। और 69% पासिंग रेट जो है एक इंकरेजिंग पासिंग रेट है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बहुत ही माठा किस्म का है। माठा वो होता है जिसका 40% रिजल्ट हो या 50 से नीचे हो। ठीक है, तो जैसे MA1 का पास रेट भी बहुत अच्छा है, FA1 का भी पास रेट बहुत अच्छा है, तो यहां पे भी इस पेपर में जो पास रेट है 69% है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि स्टडी मटेरियल हमने कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, पढ़ना कैसे है, कहां से हमने पढ़ना है। जो पहली चीज है बेटा, मैंने इस दफा से क्या किया है कि पहले मैं पढ़ाता था कैप्लन की बुक से, कैप्लन की बुक लगवाता था। और मैं, इसलिए कि मेरी आदत है कि मैं नोट्स को ज्यादा टारगेट नहीं करता, लेकिन लास्ट ये जो पिछले अटेम्प्ट तक मैंने कैप्लन से ही पढ़ाया बच्चों को, साथ स्टडी हब से पढ़ाया। ठीक है, इस दफा से मैंने आपके लिए एक खास किस्म के नोट्स रेडी किए हैं, और वो जो नोट्स हैं दैट कैन बी द सब्स्टिट्यूट फॉर योर कैप्लन बुक। ठीक है बेटा, यानी कि अब हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम नोट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। चूंकि वो अभी बुक मैं प्रिंट करवाऊंगा, ये अगले 3-4 महीनों में बुक आ जाएगी, लेकिन आपका तो तब तक सेमेस्टर खत्म हो चुका होगा। तो आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर देता रहूंगा, जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है उसका पूरे आपको हैंडआउट्स अवेलेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल आपको पहला हैंडआउट मिल जाएगा, जो मैं आज स्टार्ट करूंगा आपके साथ, अगर टाइम मिलता है तो हमने बेटा लेक्चर नोट्स जो हैं ये क्लास डिस्कशन में यूज करेंगे, और इसी के ऊपर आपने जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपने साथ साथ लिखते जाना है। और ये जो नोट्स हैं दीज आर एग्जाम फोकस हैंडआउट्स। कौन से हैं बेटा? एग्जाम फोकस हैंड। अभी मैं आपको उसका जरा दिखाऊंगा कि कैसे नजर आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेन रिसोर्स है वो है स्टडी हब, ACCA स्टडी हब। जो चीज मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आपने घर जाके खुद से कहां से पढ़ना है? स्टडी हब से पढ़ना है। मैं कहूं या ना कहूं,
आपकी डेली की हैबिट यही होनी चाहिए, बगैर मेरे से पूछे आपने स्टडी आपको पढ़ना है, उसके क्विजेस को अटेम्प्ट करना है, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है, राइट? और वही क्वेश्चंस हम क्लास में भी डिस्कशन का एलिमेंट बना रहे होंगे, क्लास की प्रैक्टिस में भी स्टडी हब आ रहा होगा। लेकिन साथ साथ जो एक कैप्लन की एग्जाम किट है उसको भी मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। बुक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं किट की बात कर रहा हूं, और वो सॉफ्ट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि आपको एक चीज भी खरीदनी ना पड़े, ठीक है? सॉफ्ट फॉर्म में अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो या बाय करना चाहते हो तो इट इज अप टू यू। इफ यू कैन अफोर्ड इट सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट इफ यू आर कंफर्टेबल टू रीड इन द सॉफ्ट फॉर्म तो आप कर सकते हो, ठीक है बेटा? समझ आ गई? तो हमने जो तीसरा रिसोर्स है वो कौन सा है बेटा? कैप्लन की प्रैक्टिस। ये ऑप्शनल है, कैप्लन की बुक, मेरे लिहाज से इसकी जरूरत नहीं रहेगी अब इंशाल्लाह। उसके बाद माइंड मैप्स हैं, मैं आपको डिफरेंट माइंड मैप्स से समझाऊंगा बात। ये रिवीजन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पूरे चैप्टर की समरी, बल्कि बाय द वे हर चैप्टर के एंड पे ना नोट्स में मैंने समरी दे दी हुई है जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगी कि यार अच्छा इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन जरा थोड़ा सा विजुअली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि यार ये टॉपिक इस तरह एक्सप्लेन हुआ था, उसका ये एरिया था जो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है बेटा? अभी माइंड मैप्स देने का हमें फायदा ऐसा नहीं होगा जब तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेंगे। जब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ इंशाल्लाह तब हम उसको यूज कर रहे होंगे। उसके बाद बेटा हम कैसे इस पेपर में नंबर ले सकते हैं, कैसे हम पास करेंगे, ये टिप्स हैं आपके लिए, एग्जाम टिप्स मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, एग्जाम टिप्स 12 टिपें आपके साथ शेयर की हैं, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। पास करना है, कैसे पास करेंगे? पहले नंबर पे कवर द होल सिलेबस, 100% सिलेबस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करके जाना है। दूसरे नंबर पे मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। यहां पे हमारे पास बेटा 50 एमसीक्यूज हैं, 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटों का पेपर है। अब मुझे बताओ कि एवरेजली हमारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए जो 2 नंबर का सवाल है उसके लिए हमारे पास 2.4 मिनट्स बनते हैं। कितने मिनट्स बनते हैं? 2.4। एसीसीए में सबसे बड़ा मसला टाइम मैनेजमेंट का है, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे वो पेपर का टाइम मैनेजमेंट हो, ठीक है? जहां पे आपने एक क्वेश्चन को 2.4 मिनट से ज्यादा टाइम दे दिया, बाकी क्वेश्चंस आपके इफेक्ट कर जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगा देते हैं एक सवाल के ऊपर। जी सर? नहीं सर, तो एक एक सवाल पे हमने कितना टाइम लगाना है? 2.4, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अच्छा, जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ये जरूरी नहीं होता कि 2.4 मिनट्स ही लगेंगे, वो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में भी सॉल्व हो जाता है। जब मैं इंशाल्लाह आपको रिवीजन करा रहा हूँ ना, आपको सारी टिप्स दोबारा से रिकॉल कराऊंगा कि यार ये करना है आपने, इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे टाइम सेव कर सकते हो आप। उसके बाद है जी स्टे काम डोंट पैनिक। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये चूंकि थोड़ा सा पेपर इसका सिलेबस लेंथी है तो बच्चे पैनिक में आ जाते हैं कि यार 20 चैप्टर हैं कैसे करेंगे। MA1 में तकरीबन 11 चैप्टर थे अगर कैप्लन की बात करूं, यहाँ पे तकरीबन 20 चैप्टर हैं, लेकिन 20 चैप्टर में से करने वाले चैप्टर जो हैं वो तकरीबन को 8-9 ही हैं, मजे की बात है। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें रेपिटेशन बड़ी है, MA1 की रेपिटेशन बहुत है। तो जो एरियाज MA1 में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे के आगे निकल जाऊंगा। मैं कहूंगा यार ये देखो ये पेपर में MA1 में आपने पढ़ा हुआ है, इसको हमने यही इस तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया था, और ये नई चीज है, जो नई चीज होगी उस पर हमारा जोर ज्यादा लगेगा, ठीक है जी? चौथे नंबर पे फॉलो द राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर से क्या मुराद है? देखो हर पेपर का सिलेबस को करने का एक तरीकाकार होता है, जैसे हम कहते हैं ना काम करने का एक तरीका होता है, तो यहां पे भी काम करने का एक तरीका ये है कि हमने कौन से एरियाज को पहले कवर करना है, कौन से एरियाज को उसके बाद, कौन से एरियाज को उसके बाद। तो आपको जिस सीक्वेंस से मैं लेके चलूंगा आपने उसी ऑर्डर से अपनी तैयारी करनी है इंशाल्लाह, ठीक है? अपनी जो है ना वो नहीं करना कि भाई मैं तैयारी कर लूं जो मुझे लगता है। राइट ऑर्डर मींस के जो टीचर आपको बता रहे हैं, जो आपको लेक्चरर्स बता रहे हैं। उसके बाद नेवर लीव एनी क्वेश्चन, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना पेपर में, पास करना चाहते हो।
उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पे हमारा लगेगा, क्वेश्चंस डिस्कस किए, प्रैक्टिस की। उसके बाद डोंट ओनली क्रंच नंबर्स, थ्योरी के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल भी पूछता है, थ्योरेटिकल भी पूछता है। अगर मैं ये ओवरऑल बात करूं तो ये पेपर तकरीबन 50-50 रेशो के साथ चलता है, यानी कि 50% थ्योरी है और 50% न्यूमेरिकल है। ठीक है बेटा। उसके बाद नो योर एग्जामिनर, एग्जामिनर की अप्रोच का पता होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल आ गया, MA1 बेसिक लेवल, वहां पे हम एग्जामिनर की बात ही नहीं करते, हमें एग्जामिनर का पता ही नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा अब एग्जामिनर को आपको देखना चाहिए कि माजी में वो क्या पूछ रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, क्या वो हमसे पूछना चाह रहा है, ये हम रिवीजन में बात करेंगे, इसकी साथ साथ भी बात कराएंगे। नॉलेज को अप्लाई करना है, फिर टीचर से पूछना है, जहां पे मसले आए वहां पे टीचर से पूछें, मुझसे पूछें कि सर ये प्रॉब्लम आई, ये करवा दें, क्वेश्चन नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, बताएं कैसे करना है। उसके बाद ये इसको छोड़ दें, ये भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आर्टिकल्स को हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके पढ़ेंगे। और फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, आपने रटे को नहीं यूज करना, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ठीक है जी। हमारी ये जो क्लासेस हैं ये कैसे डिफरेंट होने जा रही हैं, हम थोड़ा सा साथ साथ चेंज करते रहते हैं, हर सेमेस्टर में चीजों को चेंज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स आएंगी ना, वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, हमारी क्लास का मकसद ही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके साथ वीकली आपके टेस्ट हैं इंशाल्लाह ताला, हर मंडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, और आपके क्विजेज होंगे सरप्राइज बेसिस पे, यानी कि मंडे से सैटरडे तक आपका, मंडे का तो दिन तकरीबन टेस्ट का है, इनका टेस्ट डे मंडे ही है, मंडे का टेस्ट डे है, लेकिन क्विज जो है वो आपका सरप्राइज बेसिस पे, किसी भी दिन पे जब भी कोई टॉपिक खत्म हो रहा है, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, तो विद इन द वीक आपका क्विज जो है वो इंशाल्लाह ताला कंडक्ट होगा। एग्जाम फोकस प्रैक्टिस होगी, एग्जाम फोकस डिस्कशंस होंगी, एग्जाम फोकस हमारे पास डिस्कशन होगी, प्रैक्टिस होगी, और साथ साथ हम ऑनलाइन टूल्स भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्टडी हब को भी हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह क्लास के अंदर। कहीं ना कहीं जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करनी होगी, मैं स्टडी हब खोल दूंगा आपको, आपके सामने प्रैक्टिस करनी होगी तो हम वहां से करेंगे, और आप अपने सवाल डायरेक्टली मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो ये बेटा थोड़ी सी हमारी ओरिएंटेशन थी, जो बेसिक ओरिएंटेशन थी अबाउट द पेपर MA2। आपके कोई सवाल हैं, यहां तक कोई भी ज़हन में बात आती है तो प्लीज मेरे से पूछें, कोई सवाल MA2 से रिलेटेड। समझ आ गई जी? क्या सीखा MA2 में? क्या लग रहा है कि MA2 में हम क्या करेंगे? जी भैया, कुछ इस डिस्कशन से लिया आपने, अचीव किया कुछ? क्या क्या पता चला MA2 के बारे में? बाकी ये MA1 की कॉन्टिन्यूटी है, और हमारे पास नया सिलेबस यानी कि नई चीजें तकरीबन 70% के करीब आएंगी। जो हमारे दो मेन एरियाज हैं, बजटिंग का और डिसीजन मेकिंग का, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग अब हम यहाँ पे सीखेंगे। कॉस्टिंग पे हमारा जोर थोड़ा सा कम होगा, प्लानिंग और डिसीजन पे ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। और पेपर का फॉर्मेट तकरीबन वही है, लेकिन क्वेश्चंस की टाइप्स थोड़ी सी चेंज होंगी, एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको चूज करनी पड़ सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ये नई चीज थी। उसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि हम लेक्चर नोट्स को फोकस करेंगे, और साथ स्टडी हब को जरूर फॉलो करेंगे। स्टडी हब को नहीं हम छोड़ सकते किसी भी सूरत में, इसलिए कि जो लेटेस्ट ट्रेंड बताता है वो ये बताता है कि आपके स्टडी हब से ही सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपरों में भी। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से स्टडी हब को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, तो उसके लिए पेपर को पास करना आसान होगा। और एक इंकरेजिंग बात हमने देखी कि इसका पास रेट बहुत अच्छा है, 69% ग्लोबली है। इसका मतलब है कि 100 में से 69 बच्चे पास कर लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस पेपर को। तो आप भी इंशाल्लाह ताला फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। एक नई जो चीज है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, वो ये है कि अभी रिसेंटली एक बच्चे ने 92 स्कोर किया है MA2 के अंदर, 90 और 92% स्कोर किया है हमारे स्टूडेंट ने, क्रेसेंट कॉलेज के बच्चे ने। तो एक स्टूडेंट ने माजी में तकरीबन साल पहले 92 स्कोर किया था, और इंशाल्लाह आई कैन से इजीली कि आपकी क्लास में से भी इंशाल्लाह
इस लेवल पे आप जरूर पहुंचेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। देखें, मेरे पीछे तो एक्सपीरियंस है ही है, मैंने दुनिया के बच्चों को पढ़ाया है, डिफरेंट तरह के बच्चों को, कई लाइक बच्चे भी थे, पोजीशन होल्डर्स भी माशाल्लाह पढ़ाए जिन्होंने पूरी दुनिया में भी टॉप किया हुआ है, और ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने पूरे मुल्क में टॉप किया था। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से वही सेम एनर्जी है, सेम एफर्ट्स हैं, सेम प्रैक्टिस है, सेम डिस्कशन है, विद सम न्यू चेंजेस जो हमने इंशाल्लाह ताला देखनी है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो, आप कितनी मेहनत करोगे। देखो, मैं आपको जबरदस्ती तो पास नहीं करा सकता जब तक आपके अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं होगी पास होने के लिए। और मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूं कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, आप पूरी कोशिश करो कि आपका स्कोर 90 से ऊपर जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला की मर्जी के साथ आपके लिए जो अल्लाह ने मंजूर रखा हुआ है वो ये है, अल्लाह ना करे कि अगर आपके मार्क्स को 50 भी आ जाते हैं, 55 भी आ जाते हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पास हो गए, आपको दोबारा तो नहीं ना पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको दोबारा तो नहीं टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद यही है कि आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करो, लेकिन बाद में जो नंबर आए वो अल्लाह ताला की उसमें आपके लिए हिकमत ही होगी जो आपके लिए अल्लाह ने रखा होगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करता। जब रिजल्ट आ जाता है फिर मैं कहता हूं यार जितने नंबर आ गए बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, घर जाओ, खुश हो, एंजॉय करो कि तुम्हें दोबारा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये नहीं रोना धोना कि यार ये क्यों नंबर मेरे 50 आए हैं, क्यों मेरे नंबर 55 आए हैं, क्यों मेरे 60 नंबर आए हैं, मेरे 70 क्यों आए हैं, मैं तो ज्यादा डिजर्व करता था। ये गलत बात है, इसलिए कि शायद आपके नंबर ज्यादा आते तो आपके अंदर कुछ फख्र का एलिमेंट आ जाता, ठीक है बेटा। कुछ आप दूसरे लोगों को, दूसरे दोस्तों को डिग्रेड कर लेते, तो अल्लाह ताला नहीं चाहता कि शायद आपसे कोई दूसरा डिग्रेड हो जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिल जाएगा। हाँ, मेहनत शर्त है, मेहनत जितनी कर सकते हो करो। अब मेरे बहुत सारे पेपर हैं एसीसी में जो 50 पे पास हुए हैं। कल मेरे बच्चे का पेपर था FA1 का, अल्हम्दुलिल्लाह उसने पास कर लिया, उसके 60% आए, तो उसका थोड़ा सा मुंह लटका हुआ था जब वो एग्जाम सेंटर से निकला। मैंने कहा कितने आए, कहता 60%। मैं कहा यार इंजॉय कर, तेरे बाबा के ना नंबर इतने भी नहीं आते थे। मेरा ख्याल है मेरे अपनी लाइफ में मेरे हाईएस्ट स्कोर ना एसीसी में 72% थे, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एग्जाम, ठीक है। और हमें तो पता ही नहीं होता था कि यार हमने पढ़ने कहां से है, तैयारी कहां से, गाइडेंस नहीं होती थी हम लोगों के पास। तो आप लोगों के पास तो मैं कहता हूं कि इतनी तरह की गाइडेंस है कि आपको समझ नहीं आ रही थी करना कहां से है शुरू, ठीक है। आखिरी बात जिस पे मैं सम अप करूंगा वो ये है ओरिएंटेशन के हवाले से, वो ये है बेटा, टीचर को फॉलो करना है। ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स है ना जिसमें आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि फलाना टीचर अच्छा है, तो फलाने नोट्स अच्छे हैं, फलानी चीज अच्छी है, मैं ये कहता हूं पूरी दुनिया का टीचर बेस्ट है, वो अपने तौर पे बेस्ट दे रहा होता है। और बच्चों के पास मसला ये है कि बच्चों को इतना मटेरियल अवेलेबल है और वो मटेरियल कई दफा इररेलेवेंट होता है। वो मार्केटिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स डाल देते हैं ग्रुप्स के अंदर, लेकिन दैट इज नॉट रेलिवेंट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन और द डेटा फॉर यू। तो एक तो ये है कि देखो आप फिजिकल क्लासेस पढ़ रहे हो, आप एक टीचर को फॉलो करो, एक ही टीचर को फॉलो करो, जो वो समझा रहा है उसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, आपको कोई भी पेपर पास करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जहां पे आप इररेलेवेंट मटेरियल उठा के खुद से पढ़ना कोशिश करोगे, कुछ ऑनलाइन पढ़ लिया, कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कर लो। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी करते हैं कि अपनी मार्केटिंग के लिए बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन कर लो तुम पास हो जाओगे। अपैरेंटली बच्चे पास भी हो रहे हैं, नंबर 98 नंबर भी आ रहे हैं, 100 नंबर भी आ रहे हैं। इमेजिन कि यार एक सीबी के अंदर 100% नंबर कैसे आ सकते हैं जब तक बच्चे को आप पूरे क्वेश्चन ना दे दो। क्वेश्चंस लीक हो जाते हैं, उससे पेपर तो पास हो जाएगा, लेकिन आगे जाके आपका क्या
बेड़ागर कौन है, स्टूडेंट्स का क्या सत्यानाश होना है, स्टूडेंट का आपका अगले पेपर्स रुक जाने हैं, कॉन्सेप्ट तो आपके पास होगा नहीं, आपने तो रट्टे मारे हुए उन क्वेश्चंस के आंसर्स को। आगे जाके आप MA2 में फंस जाते हो, आप FMA के पेपर में फंस जाते हो, आप PM के पेपर में फंस जाते हो, आप अगले पेपर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके इफेक्ट हो रहे होते हैं। फिर बच्चे कहते हैं जी अगले पेपर बड़े मुश्किल हैं स्किल्स के। भाई स्किल्स के पेपर इसलिए मुश्किल हैं कि आपने जस्टिफाई नहीं किया था फाउंडेशन के कोर्स को। ये जो फाउंडेशन का कोर्स है ना, इसकी दुनिया में आपको इंपॉर्टेंस दुनिया जानती है कि यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज इट इज मोर देन A लेवल्स। जो फाउंडेशन का कोर्स आप कर रहे हो, इट्स इक्वल, इट इज एन इक्वलेंट कोर्स टू द फर्स्ट ईयर ऑफ UK बैचलर्स। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। कि आप इस वक्त UK के बैचलर के पहले साल में हो, इस वक्त आप जो पढ़ रहे हो उनका पहला साल। आप FIA करके UK चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यू विल बी डायरेक्टली getting admission in the bachelor's program from the level 2, from the second year of the graduation. लेकिन स्टूडेंट्स को इस चीज की इंपॉर्टेंस का नहीं पता। तो आपको इस बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि यार ये जो फाउंडेशन का नॉलेज है, चाहे वो कोई भी पेपर है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए कि ये जो पेपर खास तौर पे MA2 है ना, इसने आपको PM में बहुत हेल्प करना है। अब होता ही है कि जो बच्चे फाउंडेशन करते हैं वो अगले पेपर खासतौर पे PM को डिले कर देते हैं। PM बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, पूरी दुनिया में मशहूर किया है PM बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। वो बच्चों का माइंड सेट बन गया, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, नू डिले करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ। अब होता ही है जहां पे बच्चे का गैप आता है, वहां जब गैप आता है तो वो सारे कॉन्सेप्ट भूल चुका होता है, उसको नए सिरे से शुरू करना पड़ता है पढ़ना, वहां से फेलियर रेट बढ़ता है और फिर बच्चे मशहूर कर देते हैं ये पेपर ही बड़ा मुश्किल है, इसको पढ़ना बहुत टेक्निकल है। सो दैट्स समथिंग जो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करने लगे अपना टॉपिक। ठीक है जी, और जो पहला टॉपिक है वो मैं आपसे दोबारा बात नहीं करूंगा, मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, लेबर कॉस्ट क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम जो MA1 वाले कॉमन एरियाज है ना, हम उनको फोकस अभी नहीं करेंगे, हम उनको बाद में फोकस करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे जो नए एरियाज हैं। कौन से वाले बेटा? जो नए टॉपिक्स हैं। खास तौर पे मैंने आपको सेक्शन D और सेक्शन E जो मैं दिखा रहा था, याद है? सेक्शन D जरा एक दफा देख लें। सेक्शन D से हम स्टार्ट करने लगे हैं। उसके बाद सेक्शन E पे जाएंगे जिसपे हमारा ज्यादा टाइम लगेगा। सेक्शन A B C हार्डली 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में? 20 में। 15 से 20 लेक्चर में हमारा सेक्शन A B C जो कॉमन एरिया है MA1 वाला, वो हमारा, उसके लिए हमें 10 से 15 लेक्चर चाहिए कवर करने के लिए। लेकिन ये जो 1.5 महीना लगना है ना आपका, 1.5 महीना, वो किसके ऊपर लगना है? सेक्शन D के ऊपर और सेक्शन E के ऊपर। समझ आ रही बात? मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सेक्शन A B नहीं कराना आपको, मैं ये कह रहा हूं कि पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे आसान वाली चीजों को, यानी कि पहले हम मुश्किल की तरफ जाएंगे फिर बाद में हम आसान वाली चीजों को जाएंगे। ठीक है, बात समझ आती है? तो हमारा जो पहला टॉपिक है ना जो हम स्टार्ट करने लगे, दैट इज अबाउट द CVP एनालिसिस। इसको मैं टॉपिक नंबर 8 पे रैंक करता हूं, यानी कि 8वां चैप्टर है मेरे मुताबिक, मेरे नोट्स के मुताबिक। वो कौन सा टॉपिक है जी? टॉपिक नंबर 8 है। तो हम आज वहां से अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। ये हैंडआउट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। भाई स्लाइड्स इनको ना आप प्रिंट करवा दीजिएगा कल। और आपके लिए जो ये हमारे नोट्स हैं इसको भी मैंने आपके लिए इस फॉर्म में डेवलप किया है। इसको हम थोड़ा सेव कर लेते हैं ओपन करके PDF में, ताकि मैं इसके ऊपर लिख सकूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसको सेव एज PDF करते हैं, ओपन कर लेते हैं पहले।
अभी हमारे पास 7-8 मिनट है। आपकी क्लास अगली कितने बजे है? बिल्कुल साथ ही स्टार्ट हो जाएगी इनकी, या ब्रेक है आपके पास अभी? बीटी की क्लास जी जी FA2 की होगी, बीटी को ले रहा है? आप ले रहे हैं? कितने बजे क्लास है आपकी? 10 बजे है, यानी कि 5-10 मिनट ऊपर ले सकता हूँ आपसे? गुड, बस ये मैं फाइल कन्वर्ट करके इसको थोड़ा सा हम पे डिस्कस करते हैं। चलिए मीनवाइल हम इसको यहां से देख लेते हैं। ये आगे जी आपके नोट्स सेव करते हैं MA2। ये मैं आपको दे दूंगा सोले, इनके ना प्रिंट करके कल दे दीजिएगा। ये इसमें सारा कुछ एडिट हुआ हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने कल कर दिया था सारा। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास फाइल पड़ी हुई है ये वाली। अच्छा जी, ये हमारे पास जो टॉपिक है MA2 का, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि नोट्स को आपने यूज कैसे करना है, ठीक है? और नोट्स में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि हर चैप्टर इसी ऑर्डर से बना हुआ है आपके लिए। सबसे पहले तो आपका पेपर का नाम आ रहा है, ठीक है जी, MA2 का पेपर है मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस, MA2 का पेपर। टॉपिक नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, या टॉपिक, मैंने इसको चैप्टर का नाम नहीं दिया हुआ अपने नोट्स में, मैंने टॉपिक्स का नाम दिया हुआ। उसके बाद टॉपिक का नाम आ गया CVP एनालिसिस और द ब्रेक इवन एनालिसिस, और उसके बाद हमारे पास इसके कंटेंट्स आ गए, चैप्टर कंटेंट्स, यानी कि हमने इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो जैसे कि इंट्रोडक्शन होगा, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स हमारे इसी ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं, और साथ एंड पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको स्टडी हब के भी मिल जाएंगे, और साथ साथ आपको हमारे अपने क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन जो हैं वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, चैप्टर एंड के ऊपर। इसके बाद ये टॉपिक है जी, टॉपिक नंबर 1, उसी ऑर्डर पे हमारा काम चल रहा है। टॉपिक नंबर 1 के अंदर हम बात करेंगे CVP एनालिसिस की। उसके बाद टॉपिक चल रहा है, अच्छा ये जो है साथ साथ मैंने की पॉइंट्स ऐड किए हुए आप लोगों के लिए। की पॉइंट्स मींस के पेपर में वो कैसे चीजों को पूछता है, या आपको उस टॉपिक के बारे में क्या पता होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इट इज द एरिया विच कैन बी टेस्टेड इन द पेपर। की पॉइंट्स, जहां पे की पॉइंट आएगा आपने वहां पे उसको ज्यादा कंसंट्रेट करना है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, आपके छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, रियल एग्जांपल्स आपको नजर आएंगी। इसके बाद इसके सॉल्यूशंस भी हैं, फिर सेल्फ चेक क्वेश्चंस हैं। सेल्फ चेक क्वेश्चंस ये हैं कि भाई आपको क्या समझ आई है, क्या आप अगले वाले टॉपिक पे जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। उसके बाद आपके पास डेफिनेशंस हैं, इसी तरह ये टेबल्स में आपको ना डब्बों में नजर आ रही हैं चीजें सारी की सारी, और फिर एग्जाम टिप्स भी बीच में कहीं पे कहीं नजर आ रही होंगी, डेफिनेशंस नजर आ रही होंगी, फॉर्मूलाज नजर आ रहे होंगे, और एंड पे कहीं पे आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे, समरीज नजर आ रही होंगी, और क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, राइट। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि चैप्टर को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। हमारा जो ये टॉपिक है, अब हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करने लगे बेटा। इसका नाम है CVP। CVP स्टैंड फॉर कॉस्ट। जो C है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। V को बोलेंगे वॉल्यूम, और P को बोलेंगे प्रॉफिट। यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं कि इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। कॉस्ट वॉल्यूम से कैसे रिलेट करता है, और वॉल्यूम प्रॉफिट से कैसे रिलेट करता है। अब वॉल्यूम की बात कहां पे आ जाती है, वॉल्यूम होता है जी सेल्स वॉल्यूम, यानी कि हम कितनी चीजें बेचते हैं। क्या हम अगर ज्यादा चीजें बेचें तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, या हमारे प्रॉफिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चीज बेच रहा हूं, सेल्स मैं करता हूं 100 की, तो ऑब्वियसली 100 की सेल्स करने की वजह से 100 यूनिट्स मैंने अगर बेचने हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा रेवेन्यू भी तो उसी के मुताबिक ही होगा। जितनी ज्यादा सेल्स करूंगा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जितनी ज्यादा सेल्स करना चाहूंगा उसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो बढ़ेगी या कम रहेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद
मेरा प्रॉफिट जो है वो भी इफेक्ट करेगा। जितनी सेल्स होती हैं प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं, सेल्स वॉल्यूम ज्यादा करूं, तो कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। नोटेड। अब इस एनालिसिस को, ये जो इंटर रिलेशनशिप है, इस एनालिसिस को स्टडी करने के लिए हम इसको ये कहते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज टू बी द ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन, दो वर्ड्स हैं, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस को हम बोलते हैं ऐसी सिचुएशन जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, यानी कि कंपनी जहां पे ना प्रॉफिट कमाती है ना लॉस कमाती है। इस एनालिसिस के लिए हमें आपस में उनका ताल्लुक स्टडी करना पड़ता है, जिसको हम बोल रहे हैं CVP एनालिसिस। जैसे अक्सर दुकानदारों के पास आप जाते हो, आप उनसे कहते हो कि यार ये चीज मुझे इतने की दे दो, वो कहेंगे सर जी ये तो मैं लॉस में जा रहा हूं। हमारी खवातीन अक्सर जब दुकानदार के पास जाती हैं तो इतनी बार्गेनिंग करती हैं, वो दुकानदार आगे से हाथ जोड़ देता है, बाजी मैं अब इससे नीचे नहीं दे सकता, ये तो मैं लॉस करूंगा इस पे, ये तो इतने की तो मुझे चीज भी नहीं पड़ी जितने की आप मेरे से खरीदना चाह रही हैं, ये तो मुझे ज्यादा कॉस्ट पड़ी है, आप मेरे से कम कीमत पे चीज खरीद रही हैं, तो मैं नहीं बेच सकता, ये तो मैं लॉस में जाऊंगा। तो उसके दिमाग में ना एक एनालिसिस चल रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेक इवन एनालिसिस। हर कंपनी चाहे वो प्रोडक्ट्स में डील करे या सर्विसेज में डील करे, वो अपना एक ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो अपना एक एनालिसिस स्टडी कर रहे होते हैं कि यार वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे ना मुझे प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इन अदर वर्ड्स, ब्रेक इवन एनालिसिस वो सिचुएशन है जहां पे मेरी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस के बराबर हो जाए, जहां पे कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज बनाई है, मैं 100 रुपए की ही बेच रहा हूं, इसका मतलब है ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ। मैंने ये पेन 100 रुपए का बनाया, आगे 100 रुपए का बेच रहा हूं, तो इस एनालिसिस को मैं क्या बोलूंगा? ब्रेक इवन एनालिसिस। अब इस ब्रेक इवन एनालिसिस को समझने के लिए बेटा, इसके पीछे जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वो चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग की थोड़ी सी बेस हमें पता होनी चाहिए, जो हमने MA1 में सीखी है, यहां पे भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन यहां पे हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स कॉस्ट थी उसको कैसे ट्रीट करते थे, एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते थे, वगैरह वगैरह, याद है? तो हम थोड़ी सी मार्जिनल कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल से, और वहीं से हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, इसको सीखेंगे कि भाई ये CVP एनालिसिस करते कैसे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी सिग्निफिकेंस बताने लगा हूं। ये जो टॉपिक है ना इंशाल्लाह, ये आप PM में भी पढ़ेंगे, सीधे का सीधा। ये FMA में नहीं आएगा, ये सीधा कहां जाएगा? PM के अंदर। ये PM की बेस है। अब आप ये मुझे बताएं कि जिस बच्चे ने MA2 अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसके लिए PM मुश्किल नहीं है पास करना। मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि यार ये जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ना, ये FMA में आएगा या PM में आएगा। अच्छा, ये टॉपिक हमने MA1 में किस तरह पढ़ा था, इसकी आगे रेलेवेंस क्या बनती है, तो साथ साथ आपको लिंक पता चलेगा इंशाल्लाह। और जो टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो टॉपिक बेटे इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। ये एक बच्चों को तो नहीं पता होता, लेकिन मैं बताता हूं कि भाई जो टॉपिक आगे चल रहा है वो यहां पे ज्यादा टेस्ट होगा, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि भाई मैं ये चेक करूं कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आया क्या, ये आगे जाने के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर ज्यादा जोर देना है। अब आखिरी बात जो हमारी आज की क्लास की है वो ये है कि जो बच्चे MA1 दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं, उसको तैयारी के साथ दें। अब MA2 और MA1 के अंदर गैप होना चाहिए, ताकि आप ये ना हो कि भाई आप बस ये मैं जी MA1 दे दूं चूंकि मैं MA2 पढ़ रहा हूं, तो उसको प्रॉपर प्लान करें, उससे जान छुड़वाएं, MA1 से पास करें। वैसे इतना मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट एनर्जी करें। अगर आपने स्टडी अब अच्छे तरीके से पढ़ लिया हुआ, प्रैक्टिस करें, अल्लाह खैर से अल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसको पास करना बहुत आसान है।
लेकिन फायदा ये हो जाएगा जब आप MA2 और FA2 के पेपर में बैठे होगे तो आपका वो पीछे से ना बर्डन उतर जाएगा कि यार ये मैंने पेपर दे दिया है। हाँ, देना चाहते हो, इकट्ठा देना चाहते हो, हफ्ते बाद दे दो, कोई मसला नहीं है। पहले आप MA1 दे दो, फिर हफ्ते बाद MA2 प्लान कर लो, हफ्ते का गैप ले आओ। लेकिन दोनों को इकट्ठा चलाना कई दफा मुश्किल हो जाता है। कई बच्चे कंफर्टेबल भी फील करते हैं, कई दफा बच्चे मुश्किल भी फील करते हैं। तो अपने आप को उस जिम्मेदारी से जो है ना MA1 से वो निकाल लें, ठीक है। लेकिन उस पर इतना भी नहीं है कि भाई अगर आपने पढ़ लिया हुआ है, टीचर्स के लेक्चर्स ले लिए हुए हैं, समझ लिया हुआ है, तो देन व्हाई टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन टू दैट। जो रिवाइज करें, पेपर दें, जान छुड़ाएं, अल्लाह खैर से। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह कल से आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में। जो मैं आपको समझाऊं, बताऊं, सिखाऊं, प्लीज नोट्स पे लिखते जाइएगा, साथ साथ नोट करते जाइएगा। और हम इन्हीं में से, हमने नोट्स को रट्टा नहीं मारना कि भाई ये ठीक है, ये बस ये लिख दिया, ये हरफे आखिर है, ऐसा नहीं है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पे कंपाइल किए हैं। आपके लिए इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आसानी हो जाएगी कि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा इस टॉपिक को। लेमैन लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की हुई है। कोई मुश्किल, कोई टेक्निकल वर्ड्स आपको इस नोट्स में नजर नहीं आएंगे, लेकिन प्लीज बार बार कहता हूं, स्टडी आपको जरूर पढ़ना है। ओके, कोई सवाल है बच्चियों के जहन में या बच्चों के जहन में? जी, पूछना चाहते हैं? कोई बात, कोई कंफ्यूज कर रही हो चीज? कोई सवाल नहीं है? जी बेटा, कोई सवाल? ऐसे कैसे हो सकता है यार, क्या आपके जहन में कोई सवाल ही ना है? इसलिए कि नॉलेज लेने के लिए ना हमें सवाल पूछने चाहिए। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको बात ज्यादा समझ आती है। और मेरा ये बिलीव है कि इस क्लास को 2 वे होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। मैं बोलता जाऊं, आप सुनते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात पूछनी है जहां पे समझ नहीं आई, जहां पे सवाल का जवाब देना नहीं बनता, मैं आपसे कहूंगा जरा थोड़ा सा वेट कर लें, मे बी एग्जाम्पल दूंगा तो समझ आ जाए। ठीक है, तो कोशिश करनी है, डे 1 से ही कोशिश करनी है बेटा, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। 2 साल है, 2-3 साल में आपका इंशाल्लाह ACCA हो जाना है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो तो। 3 साल FIA मिला के मैं कह रहा हूं, लेकिन तरीके से अपने गोल को सामने रखें, पेपर पास करें, अल्लाह खैर से अल्लाह, और आगे इंडस्ट्री में आए, जितना जल्दी हो सकता है जॉब मार्केट में आए। पढ़ते ही नहीं रहना सारी जिंदगी बैठ के कि बस मैं पढ़ता रहूं और मेरे वालिदैन मुझे पैसे देते रहें। बेटा, वालिदैन भी एक हद तक आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं ना, लेकिन अल्टीमेटली आपने इंशाल्लाह ताला अपना बर्डन एक वक्त में खुद से बर्दाश्त करना है। हम जब पेपर देते थे, हमारे वालिदैन, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी वालदा कई दफा कमेटियां डाल रही होती। हमारी अब फैमिलीज ये तो नहीं है कि हर फैमिली रिच तो नहीं है। हाँ, मैं भी एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। लेकिन बट मुझे अच्छी तरह याद है कि इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट एट दैट टाइम आल्सो कि ACCA बाहर की स्टडीज पाकिस्तान में रह के करनी है, पैसे लगते हैं, टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं। पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा। तो आपका ये गोल्डन टाइम है बेटा, इसमें जितना जल्दी आप ACCA को पास कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, करो। अपना प्रॉपर पेपर्स की प्लानिंग किया करो बैठ के कि यार मैंने ये अगले 6 महीने में क्या करना है, उससे अगले 6 महीने में मेरा क्या टारगेट है, उससे अगले 6 महीने में क्या टारगेट है, इसके बाद मैंने कब इंडस्ट्री में जाना है, कौन से मैंने कोर्सेज करने हैं, क्या चीज सीखनी है जो इंडस्ट्री में यूज होगी, क्या नॉलेज होना चाहिए मेरे पास। तो वो बातें मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताता रहूंगा, लेकिन वो हमारी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होगी एज सच। डिस्कशन का कहीं ना कहीं बात हुई तो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। मैं आपको यूके के वाले से गाइड कर सकता हूँ ज्यादा, चूंकि मेरा यूके का एक्सपीरियंस है काम करने का, तो मैं आपको उसका बता सकता हूँ। इंटरनेशनली आपको बता सकता हूँ। लोकल का मुझे ऑनेस्टली कोई पता नहीं है कि लोकल टैक्स के क्या लॉज हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग्स। ठीक है, लोकल ऑडिट कैसे चल रहा है, बिकॉज इट इज नॉट माई डोमेन टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, कैसे आप तैयार हो सकते हो, कैसे आप पाकिस्तान से बैठ के इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हो, घर बैठ के काम कर सकते हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके लिए क्या तरीकेकार हो सकते हैं, कैसे डॉलर्स में कमाया जा सकता है, फॉरेन करेंसी में कैसे अर्निंग की जा सकती है। बट आई विल नॉट बी गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड द ऑडिट रिलेटेड वर्क फॉर यू गाइस कि मैं आपको प्लेस करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं। वो मेरे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लिंक्स हैं हमारे, लेकिन
कहने का मतलब यह है कि मैं आपको प्लेसमेंट्स में कोई हेल्प ऐसा नहीं कर सकता। आई डू बिलीव के अपनी जिंदगी में मैंने जितनी भी जॉब्स की हैं विदाउट रेफरेंस की हैं, ठीक है। मेरे मुताबिक रेफरेंस अल्लाह का होना चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर जब आप सीवी लेके जाओ तो एम्प्लॉयर आपको रिफ्यूज ना कर सके। इतना स्ट्रॉन्ग सीवी हो, आप टेबल पे रखो कि यार इस बंदे को लेकर आना है इसलिए कि इसके पास वो स्किल्स हैं जो दूसरे कैंडिडेट के पास नहीं है। आई कैन हेल्प यू इन दैट कि आपने अपना सीवी कैसे बनाना है, उसके प्रेजेंट कैसे करना है, वो बातें मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ। मेरी कोशिश होती है मैं आपको, चूंकि इंडस्ट्री का नॉलेज इस वक्त हमें साथ साथ चल रहा है, फिर एआई कैसे यूज हो रहा है, कैसे हम चीजों को डिफरेंट डायनेमिक से देख रहे हैं, मार्केट में क्या चीजें हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं बताता रहूंगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज को समझते हैं। आप अगर समझते हैं, जैसे अभी मैं एक इंशाल्लाह कोर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूं, वो कोर्स है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का, जिसमें आपकी जो अकाउंटिंग आपने सीखी है उसको प्रैक्टिकली हम सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, एक्सेल पे कैसे करते हैं। तो दैट इज गोना बी वेरी हेल्पफुल कि जब आप इंशाल्लाह अकाउंटेंट का रोल प्ले करेंगे तो आपको वो पता होगा कि यार मैंने अकाउंटिंग प्रैक्टिकली कैसे करनी है इंशाल्लाह। तो वो जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे कि वो मेरे लिए सदका जारिया बने, आप लोगों को उसका फायदा हो जाए इंशाल्लाह ताला, आप उसको इस्तेमाल करके कुछ अर्न कर सकें और मेरे लिए दुआएं खैर कर सकें। वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ मेरी कोशिश है कि वो आपको प्रोवाइड किया जाए, आपको हेल्प किया जाए, ठीक है। आपकी अटेंडेंस मार्क होती है जी। अब सर अबू सौले आपकी करेंगे जी, ये हमारे असिस्टेंट हैं, मेरे असिस्टेंट हैं, और नोट्स या कोई भी आपके क्विज़ेस के रिजल्ट्स वगैरह या आपके जो ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स हों, सर अबू सौले जो हैं उनसे आपने कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। इनका नंबर आपके ग्रुप पे भी है, आप इनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ग्रुप पे मैसेज करना चाहें तो ग्रुप पे मैसेज करें। और दूसरा ये कि हमारी ना वीकली एक मीटिंग होती है ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप अगर पूछना चाहें, आना चाहते हैं तो उसमें आप आ भी सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं इनके साथ। तो सैटरडे को हमारी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो जूम मीटिंग्स होती हैं या गूगल मीट के ऊपर होती हैं, ठीक है। थैंक यू, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आप अटेंड